जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST 6 का पेपर 1। पेपर अगर आप देखेंगे तो टोटल इसमें आपके पास 20 सवाल थे और सब में आपके पास मल्टीपल करेक्ट था, कोई भी सिंगल करेक्ट का सवाल नहीं है। और स्टूडेंट वाइज अगर जो स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो मल्टीपल करेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखेंगे तो पूरे में नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ मार्किंग स्कीम टफ ही है, बिकॉज जो स्टार्टिंग में जो 16 प्रॉब्लम है उसमें +4 -2 है और इसके बाद में जो आपके पास आगे 4 सवाल है जो पैराग्राफ के हैं उसमें +4 -2 है। तो मार्किंग के हिसाब से तो पेपर टफ है। अब बात करते हैं सवालों के हिसाब से। सवालों में पहली बात तो सब मल्टीपल कैरेक्टर है तो वैसे ही पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। पेपर का लेवल देखेंगे तो वो भी अच्छा है, तो कुल मिला के हम इस पेपर को टफ की कैटेगरी में रेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस टफ पेपर के सवाल सोल्व करने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले सवाल पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 में आपके पास इस तरीके का डायग्राम बनाया गया। तो आपको पहले तो डायग्राम समझ लीजिए। ये एक वेट है ना, ये वेट ऐसे नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे इस रस्सी से ये 2 रोड ऐसे बंधी हुई है, जैसे ये 2 मार्कर आपने ऐसे लटका दिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर के साथ में चिपके हुए, यहाँ पे ये फ्लोर के साथ चिपके हुए ना, फ्लोर के साथ में मतलब इसके ऊपर इसका एक एंड पड़ा है, इस रोड का, इस रोड का। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये मास नीचे आएगा तो ये वाला B पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, B पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रोड का जो ये पॉइंट होगा ये आगे आएगा और ये वाला ऐसे आगे आएगा। तो ये वाले जो A और C है वो इस फ्लोर के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो ऐसा डायग्राम है और हमसे क्या क्या पूछा गया वो हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। सवाल में आपको लेंथ वगैरह दी हुई थी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है और आपको इतना बताया गया सवाल में कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो यार बी वाला पॉइंट भी किस तरफ, किस स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक, क्या अब आप इस VA और VB की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, VA VB? हाँ निकाल सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं। या तो एक काम कीजिए कि वेलोसिटी के जो रोड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो दोनों तरफ से बराबर कर दीजिए, इस वाले एंड से और इस वाले एंड से। अगर आप करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इस वाले एंड की वेलोसिटी इस तरफ, तो आपने क्या बोले VA cos 30 डिग्री। VA cos 30 डिग्री क्या हो गया आपके पास, इस वाली रोड के इस एंड का कंपोनेंट हो गया, इस ये A पॉइंट का कंपोनेंट हो गया रोड के अलोंग। अच्छा मुझे पता है ये वाला एंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा ये वाला एंगल देखा जाए, ये एंगल कैसे ना, आपको ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 cos 60। बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो VA cos 30 वैल्यू पुट कर दी, दैट इज √3/2 और यहाँ पे आपके पास 2। तो बच्चों VA की वैल्यू आपके पास आ गई 4/√3 मीटर पर सेकंड। ये एक तरीका हो गया। तरीका ऐसा भी कर सकते थे आप, इसको कुछ x मान लो, इसको कुछ y मान लो, फिर आप कहते हैं x² + y² इज इक्वल टू 4। फिर आप इसे डिफरेंशिएट करते तो वैसे भी इसका सोल्व किया जा सकता था। अब चलते हैं हम पॉइंट C के ऊपर। पॉइंट C की अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ मान ली मैंने, VC। बहुत बढ़िया। फिर आप कहेंगे VC cos 60, VC cos 60 इज इक्वल टू, अब भाई साहब इस रोड का ऐसे है, ये एंगल नापा जाए तो यार एंगल 30 डिग्री आएगा। तो B पर इस वाले एंड का रोड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है बच्चों दैट इज 4 cos 30। बहुत बढ़िया। इसे आगे प्रोसीड किया जाए, दिस विल बिकम VC/2 और 4 cos 30 से √3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो VC की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√3। तो ये हमने निकाल लिए VA और VC। अब मुझसे क्या पूछा, VA की बात की थी, पॉइंट A की वेलोसिटी 4√3 है, बिल्कुल सही बात, हमारा भी आ रहा है, मतलब A ऑप्शन तो सही हो गया। B पे चलते हैं, पॉइंट C की वेलोसिटी 2/√3, बिल्कुल गलत बात, कितनी आ रही है आपके पास, 4√3 आ रही है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड AB, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड AB की वेलोसिटी कितनी है, कैसे देखेंगे बच्चों। देख, या तो तू ऐसे कर, अगर तुझे पता है कि ये डिस्टेंस कुछ x मान ले, इतनी डिस्टेंस, ये कितनी मान ले x, और ये कितनी मान ले y। तो यार ये जो मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ मास वो कितना, x/2 है और ये y कितना है उसका, y/2। मतलब जितना dx/dt आ रहा था उसका जस्ट हाफ आएगा तो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी। dy/dt का जस्ट हाफ अगर आप देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहां पे इसका dx/dt तो आपके पास में कितना था, वो VA था, VA कितना है 4√3। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे जस्ट हाफ कर देंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। फिर dx/dt इस वाले की जो डिस्टेंस मतलब A वाले पॉइंट की वेलोसिटी को बता रहा है, पर अगर आप देखेंगे dx/2/dt तो भाई साहब ये इसका मिड पॉइंट की आ जाएगी। इज इट क्लियर। सिमिलरली dy/dt कितना है मेरे पास, dy/dt है 4, तो अगर आप उसका जस्ट हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया।
अब उससे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया AB के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो मैंने कहा दोनों को ऐड कर लेते हैं। वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस 4 कितना है 16, दिस इज √16/√3। तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, ये दिस इज 4/√3 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन में चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बार, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इन दोनों बार की, मतलब ये दोनों जो बार हैं इन दोनों बार का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी, ये बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बार्स। अब कैसे करें भाई साहब, तो आप एक काम कीजिए, हम क्या करते थे VCM की वेलोसिटी निकालने के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस ये यहाँ पे जो v1 है वो अगर आप m1 इस वाले रोड को मान रहे हैं, m1 मतलब इस वाले रोड का मास मान रहे हैं तो v1 होगा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, m2 अगर इसको मान रहे हैं तो v2 होगा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्लियर। अब मास कैसे लेंगे, आपको बोला गया भाई इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो यूनिफॉर्म था आपके पास में। अगर ये आपके पास में सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है तो मास होगा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में, इसकी आपको Vx पता है, इसका Vy पता है, इसका भी Vx पता है, इसका भी Vy पता है ना आपको। पहले वाले रोड का दिखा देता हूं मैं आपको। Vx मैंने निकाला था, अभी कितना आया था मेरे पास जी 2/√3 और Vy आया था इसका 2। अगर आप इस वाले रोड का देखेंगे तो Vx कितना आएगा आपके पास, Vx आ गया बच्चों ये 4√3 था ना, दिस इज 2√3 और ये वाला 2 आया। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले x निकाल लीजिए, m1 जो कितना पुट कर देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। x के लिए बताओ, x कंपोनेंट कितना है 2√3, फाइन। फिर माइनस आएगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका m कितना आएगा आपके पास 2√3 और v2 जो है 2/√3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आप कर लीजिए। ये पूरा जो आप सोल्व करेंगे इससे आएगा आपके पास एक Vxcm आ जाएगा, यहाँ पे फिर Vycm आ जाएगा। और अगर आप दोनों को ऐड करके देखेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी आ जाएगी जो कि डी ऑप्शन से मैच करती नहीं है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सवाल अच्छा था। प्रॉब्लम नंबर 22 आपको बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये अच्छा सवाल है। तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपके पास वो है ux इज इक्वल टू cx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कुछ पूछ रहा है आपसे कौन सा इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं, फिर पूछा उस पर ऑसिलेट करेगा कि नहीं, फिर कितनी स्पीड देता है, इनफिनिटी देता है, ऐसे सब कुछ सवाल पूछे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले पोटेंशियल पहले फोर्स निकाला करते हैं, ये हमारी टेंडेंसी रहती है। जब भी पोटेंशियल दिखाई देती है हम फोर्स निकालते हैं। तो मैंने लिखा F को लिख दिया F इज इक्वल टू माइनस du/dx, यही फोर्स होता है बच्चों। अच्छा अब इसको सोल्व किया जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा -c। अच्छा इसका एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसको किया ये आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस से इसको डिफरेंशिएट करो, ये कितना आएगा आपके पास 2x और यहाँ पे आएगा cx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा एक्सप्रेशन सही है, हमने इसे डिफरेंशिएट किया है। क्लियर, ठीक है। ये माइनस एक बाहर था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, फोर्स 0 होता है, तो इसको 0 के बराबर कर दिया हमने, यहाँ पे 0 के बराबर किया। अब देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से मिला एक्सप्रेशन cx स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और कुछ यहाँ पे मिल रहा है क्या आपको, cx स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे आपके पास तो एक्सप्रेशन आ गया x स्क्वायर कॉमन आ गया, c - 2 बाहर आ गया आपके पास और यहाँ बन गया माइनस ca स्क्वायर। और एक मिनट, कुछ चीज मिसिंग लग रही है मुझे, यहाँ पे बच्चों आएगा 2cx स्क्वायर ना, ये एक c है ना यहाँ पे, तो 2cx स्क्वायर आएगा। अब c सब साफ हो रहा है, तो यहाँ पे बना x स्क्वायर 2x स्क्वायर c, ये इस एक्सप्रेशन को लिखा, ये बना cx स्क्वायर ca स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर c। ठीक है, c सब साफ हो गया, तो ये बना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ये टर्म कितनी बनी आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी की प्लस माइनस a आ गया, मतलब x की वैल्यू प्लस a पे और x की वैल्यू माइनस a पे आपके फोर्स 0 होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पर ये कैसा इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो सब चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल ये कर्व ड्रॉ कर रहे थे, बार बार d2y/dx2 बना के देखते थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम कर्व ड्रॉ कराते, कर्व सिमेट्रिक है ना, कर्व सिंपल बन रहा है इसका। देख पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है,
x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल कितनी देर पर 0, समझ में आ रहा है। और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है इसकी, फिर 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी ये वाली वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, तो कर्व कैसा बनेगा, बीच में एक बार x इज इक्वल टू प्लस से और माइनस से पे स्लोप गिरते, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। क्लियर, कैसे चेक किया आपने, जब x की वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब पहली बार तो ग्राफ आपके पास में, मतलब x की वैल्यू +1 पे जितना है उतना ही -1 पे आएगा, पर बस नेगेटिव हो जाएगी, इतना ही फर्क है इसके अंदर। तो ऐसा कर्व बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा, या बना पाएंगे। तो ये दो पोजीशन होगी जहां पे आपके पास में क्या इक्विलिब्रियम है, कहां पे आपके पास x इज इक्वल टू प्लस से पे और x इज इक्वल टू माइनस से पे। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। पहला सवाल बोला पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज x इज इक्वल टू प्लस से पे बता कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी पे पार्टिकल कैन ऑसिलेट अबाउट x इज इक्वल टू माइनस से, बिल्कुल सही बात, बिकॉज ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये चमकता है ना मैं पोटेंशियल कर्व देख के, बॉल को इधर छोड़ा इधर आएगा, इधर छोड़ा इधर आएगा, ऐसे तो करते थे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कर्व को आप ट्रेजेक्टरी भी मान सकते थे, ऐसा करके समझते थे ना। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आपके पास कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, ये क्या हो गया आपके पास, स्टेबल। फिर बोला गया इफ स्पीड इज मोर देन √c/ma एट ओरिजिन इट विल रीच एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आपको x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पार्टिकल को पहुंचाना है यहां से, तो पहले आपको बैरियर क्रॉस करवाना है। अगर आपने एनर्जी का बैरियर क्रॉस करवा दिया, आगे पार्टिकल अपने आप निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको बीच में चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं बीच में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड थी, हाँ यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड थी। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देंगे ना, इसके आगे अपने आप चला जाएगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इनिशियल, मतलब अगर आप x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल देखें, 0 आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv²। जब x इज इक्वल टू a पे जाएंगे, पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल कितनी बनेगी आपके पास, दिस विल बी CA डिवाइड बाय 2a²। क्लियर, यहाँ पे आपने a से a को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 को साफ कर दिया, तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आ गई c/√ma, मतलब इतनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। क्लियर, मैं वापस आपको बता रहा हूं कि देखो आपको ये दिखेगा सर 0 पे जितनी पोटेंशियल थी उतनी इन्फिनिटी पे है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, बीच में बैरियर था। आप देखिए ये बैरियर है, जब तक आप इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप यहां से यहां पे जा सकते नहीं है। तो ये आंसर मिल गया। अच्छा, इफ पार्टिकल स्पीड इज मोर देन √c/ma, मतलब यहां से इन्फिनिटी पे पहुंचाना है आपके पास, यहां से इन्फिनिटी पे, तो कोई बैरियर नहीं है, सीधा ये ट्रेजेक्टरी है। तो आप इन दोनों में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस से पुट करके देख लेते हैं, तो -c/2 है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, x इक्वल टू -a पे, ये किसके बराबर होना चाहिए, +½ mv²। कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पोटेंशियल कितनी है आपके पास, 0 है। क्लियर, यहां से अगर आप चेक करेंगे तो वेलोसिटी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगेन दिस इज c/ma। तो आपके चार ऑप्शन सही हो गए। मेरे हिसाब से सवाल बढ़िया था। आप अगर इसे कर्व नहीं ड्रॉ करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 23 में आपसे बोला गया कि एक प्लेटफॉर्म है जो ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है और यहाँ पे ऐसे एंड पे एक बोल है जो ऐसे घूम पा रही है। इस तरीके का सिस्टम है आपके पास। ये पूरा प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 10 रेडियन पर सेकंड से, और एक बॉल है 1 kg की और इस रस्सी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कुछ बातें हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बात अपनी देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ग्राउंड फ्रेम से, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज पे T फोर्स लग रहा है, T। तो आपने बोला इस तरफ कितना आ गया आपके पास T cos 30 और ऊपर की तरफ कितना आ गया आपके पास T sin 30। ठीक है, ये दो फोर्सेस आ गए। अब ये T cos 30 किसके बराबर है, ये सर्कुलर जो आपको सेंटीमीटर एक्सीलरेशन दे रहा है वो T cos 30 दे रहा है आपके पास। तो आपका T cos 30 इज इक्वल टू mv², या फिर इसको ओमेगा की टर्म में लिख लेते हैं m ओमेगा² और r कितना लिया जाएगा, r ये लेंगे या फिर ये लेंगे, ये वाला लेंगे ना r आपके पास। तो कितना है ये r आपके पास L cos 30। फाइन, अब इसको प्रोसीड करते हैं थोड़ा। ये यहाँ पे आपके पास में ये cos 30 से cos 30 साफ हो गया। तो t की वैल्यू आ रही है m की जगह कितना है, m गिवन आपको 1 kg 1 लिख दिया। ओमेगा की वैल्यू कितनी 100 हुई और यहाँ पे ये L आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। ये साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया। टेंशन आ गया आपका 10। बहुत बढ़िया।
तो पहला ऑप्शन है टेंशन इन द रोड इज 10 न्यूटन, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो देखिए नॉर्मल फोर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एफबीडी बनाइए, ऊपर की तरफ लग रहा है टी साइन 30, तो टी की वैल्यू तो 10 है, तो ऊपर की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, एक ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे की तरफ 10 लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा नहीं है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आपको साफ साफ दिख रहा है एन की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड बोला गया नेट फोर्स ऑन द बॉल इज 0, गलत बात है ना, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 है, पर इस डायरेक्शन में लग रहा है टी cos 30 और वही तो सेंटीपीड एक्सीलरेशन दे रहा है। अगर नेट फोर्स 0 होता ना बच्चों तो इसका एक्सीलरेशन 0 होता, पर इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं है, इसका एक एक्सीलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी गलत हो गया। फिर बोला नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द बॉल इज 0। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब वो नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये जो आपका टेंशन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, ये सब भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में इस डायरेक्शन की आपके पास में टी और एम की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, टी और एम की वैल्यू, तो ये दोनों मिलकर 0 नहीं हो रहे, इस तरफ भी 0, मतलब अगर आप टेंशन का और नॉर्मल का नेट फोर्स अगर आप देख रहे हैं तो वो 0 नहीं है। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो किस फॉर्म में है, टेंशन और नॉर्मल की फॉर्म में। इस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे आपके पास तो डी ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज वहां पे बोल रहा है 0 पर एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नॉन 0 है। तो आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए स्टूडेंट्स, ए एंड बी। 24 आपके पास में सिंपल सवाल है। इसमें आपसे बोला गया कि एक ऐसे कंटेनर था, इस कंटेनर में हीटर लगा रखा है, इनिशियली प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था। फिर आपने क्या किया, इस पिस्टन को मूव करवाया, इस पिस्टन को मूव करवाया और इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाए रखने के लिए इस हीटर से आपने हीट सप्लाई की। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या किया, इस पिस्टन को मूव करवाया, पिस्टन को मूव करने से प्रेशर ही बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, तो ये चाहता था कि वो टेम्परेचर सेम रहे, तो टेम्परेचर सेम रहे इसमें से इसने कुछ हीट आपको दी है ताकि टेम्परेचर सेम रहे, ये फिनोमेना आपसे बोला गया है। और हीट कहीं और से पास नहीं हो रही है, सिर्फ इसी जो आप हीट दे रहे हैं वही हीट है यहाँ पे आपके पास। सवाल आप ये पढ़ लीजिए सही ढंग से। और अब हम सबसे पहले सवाल में पूछा गया आपके पास कि प्रेशर किसी टाइम पे गैस का कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको ये बता दें कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला तो बोला गया भाई टेम्परेचर इनिशियली कितना था, P0 V0 बाय NR, क्लियर, ये था इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल भी ऐसे ही रहना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो प्रेशर वॉल्यूम मुझे पता है कितना बनेगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V0, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और कितना वॉल्यूम ये चेंज कर देगा आपके P टाइम में UT। अरे सही है ये बात। तो ये फाइनल प्रेशर PV डिवाइड बाय NR ने NR को मार दिया, तो अगर P का जो फंक्शन आ गया, P कितना आ गया आपके पास, P0 V0 डिवाइड बाय V0 प्लस AUT, ये प्रेशर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और यही ए ऑप्शन में लिखा होगा, मतलब ए ऑप्शन आपके पास सही हो गया। फिर पूछ रहा भाई साहब पावर कितना डिलीवर कर रहा है, पावर कैसे निकालेंगे, मतलब पावर ये कितने पावर देगा हीटर। तो यार कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपके पास ये फंक्शन बन गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U कितना है, 0, सही है ये बात। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा U किसके बराबर है, 0, तो मैं जितनी हीट देगा वो किस में जानी चाहिए, वर्क के अंदर। मेरी बात समझ, हमने फर्स्ट रो लगाया आपके पास में, तो लिखा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा U की वजह 0 है सर, कैसे पता लगा, भाई सवाल में बोला है प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल, तो डेल्टा U 0 हो गया, और अगर डेल्टा U 0 हो गया तो डेल्टा Q किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। मतलब भाई साहब ये जितनी पावर देगा उससे इसको वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब हमसे पूछा ये कितनी पावर दे रहा है, तो मैंने बोला यार पावर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्यों ना हम ये काम कर लें, हम इस पे कितना वर्क जा रहा है वो हम देख लें। तो वर्क कितना होगा आपके पास, पावर की बात पूछा है, सॉरी ये पावर पूछा है कि भाई ये कितनी पावर दे रहा है, तो मैंने बोला यार इस पे जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम वो हम चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन कितना लग रहा है, फोर्स इंटू में वॉल्यूम होता है, वर्क डन इज F डॉट V, ऐसे लिखते हैं हम। जो पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज F डॉट V। अच्छा F की वैल्यू कितनी है, इनिशियली पूछा है, इनिशियली जो F होगा वो होगा प्रेशर इंटू में एरिया, और वेलोसिटी पता है, तो मैंने लिखा भाई साहब फोर्स कितना था, P0 A और इंटू में U। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास, B भी सही हो गया। अब भाई साहब पूछ रहा है पावर ऑफ फिलामेंट रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज डिक्रीज, इसके बारे में बातचीत कर रहा है। तब कैसे चेक करें, देखिए पावर को हमने लिख दिया, एक जनरल फंक्शन लिखते हैं ना, पावर को मैंने लिखा प्रेशर इंटू में एरिया। प्रेशर क्या बन रहा है आपके पास, P0 V0 डिवाइड बाय V0 प्लस AUT, क्लियर, और ये A इंटू में U। अब देख पूछ रहा है टाइम से पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या क्या टर्म कांस्टेंट है,
देख क्या ये टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये सिर्फ टाइम यहाँ पे है। मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पावर क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ फिलामेंट विल डिक्रीज विद टाइम। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए, बी एंड डी। क्लियर। 25 में आपके पास में मीटर की रीडिंग शो कर रखी है, ठीक है, और आपसे एरर वगैरह की बात की। तो देखिए जो वोल्ट मीटर है उसका जो एक डिवीजन है वो कितना मेजर कर रहा है तेरे पास, जो एक डिवीजन है वो लीस्ट काउंट जो आपके पास है वो कितना है, 0.2 वोल्ट। इतना समझ रहा है तुझे, बिकॉज 2 वोल्ट के अंदर 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन किससे कोरस्पॉन्डिंग होगा, 0.2 वोल्ट। सेम अगर तू अमीटर में जाएगा तो उसका जो लीस्ट काउंट है ये तो हो गया तेरे पास वोल्ट मीटर का। अगर तो अमीटर का लिस्ट काउंट देखेगा जो समझ में आएगा भाई 10 डिवीजन के अंदर 20 मिली एम्पियर है, तो एक का कितना होता है तेरे पास 2 मिली एम्पियर। ये किसका है तेरे पास, अमीटर का। क्लियर। इसका मतलब जो वोल्टमीटर में जो एरर पॉसिबल है, वोल्टमीटर में जो एरर पॉसिबल है वो इतने की पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले सवाल में ये पूछा गया परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन वोल्टमीटर। तो भाई डेल्टा वी जो एरर हो सकता है और वी जो मेजर कर रहा है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 0.2, बिकॉज एक रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग एरर हो सकती है, मिनिमम वही मेजर कर सकता है वो। अच्छा, इसकी सुई कहाँ पे है, 4 के ऊपर है, तो यहाँ पे इसकी डिवाइड बाई 4। परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये आपके पास 10 आ गया, इससे साफ हो गया। तो कितना आ गया, 5%। 5% मतलब परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टमीटर 5% है। पर इसके बारे में ऊपर वाले ने बोला गया 2.5% ना, तो वो सही नहीं है। फिर हम बात करते हैं अमीटर के लिए। अमीटर में क्या लिखे, डेल्टा आई बाई आई मल्टीप्लाई 100। अगर इसको परसेंटेज एरर चाहिए तो यहाँ पे 100 कर देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं भाई साहब कितनी एरर है, 2 मिली एम्पियर। रीडिंग कितनी है आपके पास, ये रीडिंग है आपके पास, अगर आप देखेंगे जो अमीटर की सुई है वो 40 से कितने डिवीजन आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में है, पर आप 5 होना चाहिए। एक्चुअली 5 के सामने है, थोड़ी सी इधर बन गई, ये 5 के सामने है। एक्चुअली 5 और 6 के बीच में दिखाई दे रही है आपको, तो ये आप 5 मान लीजिए आप यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपके पास, 5 अगर आप देखेंगे तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग कितना मिली एम्पियर आएगा, 50 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई 100 आ गया आपके पास। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू आ गई 25, तो कितना आ गया आपके पास, 4%। मतलब अमीटर में जो एरर पॉसिबल है वो कितना है आपके पास, 4% है। क्लियर। अब बात करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आइए भी रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाय आई, यही होता है रेजिस्टेंस। अब हमें इसमें एरर निकालना था, एलएन उठा लिया, ये बन गया LNR इज इक्वल टू LNV माइनस LNI। डिफरेंशिएट किया क्या बनेगा, DR बाय आर, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू DV बाय V प्लस DI बाय आई। माइनस भी कर सकते थे पर मुझे मैक्सिमम निकालना है, इसलिए प्लस किया। DV बाय V की वैल्यू से कितना है, 5%। ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, 4%। तो टोटल कितना परसेंट एरर पॉसिबल है, 9% एरर पॉसिबल है किसमें, DR बाय आर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन भी सही हो गया। लास्ट में चलते हैं, बात कर रहे हैं पावर की। तो पावर के लिए I²R लगाया जाए या फिर 20I लगाया जाए, क्या लगाया जाए दोनों में से। अगर आप I²R लगाएंगे तो आपका आंसर अलग आएगा, और VI लगाएंगे तो एरर के हिसाब से बता रहा हूं वैल्यू सेम आएगी I²R की और VI की, पर एरर बता रहा हूं इसमें एरर अलग आएगा, इसके एरर क्या अलग आएगा। क्यों एरर अलग आएगा, बिकॉज यहां पे आप R को एरर दिखा रहे हैं, R की एरर। मेरी बात समझ में आ रही है, पर एक्चुअल उस टाइम पे जो रीडिंग होगी वो R की नहीं है, वो किस किस की रीडिंग मिल रही है आपको, V और I की मिल रही है। तो आपको इसकी टर्म में नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको इसकी टर्म में करना चाहिए। आप दोनों से करके देखिए, इससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इससे डिफरेंट रिजल्ट इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने R की एरर उठा लिया, अब R की एरर आप पुट कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में V की और I की एरर आपके पास में, क्योंकि ये देख मैं बताता हूँ क्या बनेगा। इसको कैसे लिख रहा है, I², V को क्या लिख रहा है, तो V बाय I ऐसा लिख रहा है, पर एक्चुअल में देखा तो I से I कटेगा तो कुछ एरर में चेंज आएगा ना भाई साहब। I² इस फंक्शन की एरर और इस फंक्शन की एरर डिफरेंट आएगी। क्यों, क्योंकि अब की बात तो डिवाइड में I था और यहाँ पे I² है, दोनों की एरर काउंट होगी, पर जब आप काटेंगे तो कट जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। लोग इससे करके देखते हैं, रिजल्ट नहीं मैच करता, इससे मतलब पावर इज इक्वल टू VI से काम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार इस I की और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 बार एरर एक्स्ट्रा काउंट कर ली, जो कि नहीं आनी है। तो अगर आप पावर देखें तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे LNP इज इक्वल टू LNV प्लस LNI। तो अगेन DP बाई VP इज इक्वल टू DV बाई V प्लस DI बाई I। तो कितनी परसेंट आ जाएगी आपके पास, अगेन 9%। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन B, C एंड D करेक्ट हो गया। क्लियर।
प्रॉब्लम नंबर 26 पे आपसे बोला गया कि एक रोड है, तो उसको इतना जो पोर्शन है जहाँ पे रोड पहले था वहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है, पर इससे आगे यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट कुछ म्यू है। तो हमने इस वाली लाइन से शो करा इस इधर फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शन नहीं है। आपको इनिशियली कुछ वी नोट वेलोसिटी देख के छोड़ा गया, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ बातें पूछे भी वी नोट की वैल्यू कितनी होता है, कंप्लीट उसके ऊपर चला जाए और बहुत सारी कुछ बातें देखते हैं उसको। ये तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर ये वेलोसिटी इस तरीके से यहाँ तक तो कोई फ्रिक्शन नहीं था, आगे जाने पर फ्रिक्शन है, तो मान लिया कि ये रोड कुछ एक्स डिस्टेंस चलेगी, आगे एक्स डिस्टेंस चलेगी, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इसका, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज म्यू एम जी होता है। म्यू कितना, म्यू एम, जितना पार्ट इस पे कितना पार्ट आ गया, एक्स पार्ट आ गया ना इस पे, तो लैम्डा इंटू में एक्स, ये इसका एम हो गया, और इंटू में जी, ये आपके पास में कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो आप अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड मतलब सोल्व करके लिखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ है ना ये आपके पास, दिस इज म्यू एम बाई एल इंटू में जी इंटू में एक्स, ये आ गया बच्चों। अब यार ये क्या है कि ये ऐसे जाएगा, जाके फिर कहीं पे जाके रुक जाएगा, पर जब तक ये मूव करेगा तब तक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। और ये चीज हमने कहीं देखी है, ये किसमें आता है आपके पास, एसएचएम में आता है, और माइनस भी लगा सकते हैं बिकॉज इसका एक्सिस इस तरफ है, एक्स इस तरफ है। तो ये जब तक ये ऐसा नहीं बोल रहा कि रोड एसएचएम करेगी, एसएचएम इस वजह से नहीं कर पाएगी बिकॉज ये फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव फोर्स है, एनर्जी खा जाएगा, पर जब तक ये आपके पास में चलेगा तब तक, क्योंकि स्प्रिंग में भी तो ऐसा ही होता है ना, स्प्रिंग कैसा काम करता है, यहाँ पे जैसे हमारी स्प्रिंग था, आपने इसको छोड़ दिया वेलोसिटी देख के, तो यहाँ तक कुछ खाया यहाँ तक पहुंच गया, अब इसके बाद वापस ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सेम हो रहा है, जब तक यहाँ तक जा रहा है तब तक ये स्प्रिंग दब रहा है आपके पास में, और ये कुछ एनर्जी फ्रिक्शन खा रहा है, पर फ्रिक्शन वापस नहीं दे पा रहा है, इस वजह से आगे एसएचएम होगा नहीं। पर जब तक ये ट्रेवल करेगा तब तक इसका पाथ एसएचएम की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसका जो आपके पास में अगर हम इसका एक्सीलरेशन लिखे तो एक्सीलरेशन आएगा एफ इज इक्वल टू एम में कर देंगे तो म्यू जी बाई एल इंटू में एक्स आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया म्यू जी बाई एल, इतना सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पे आगे देखा जाए, सबसे पहले पूछा गया कि मैक्सिमम मतलब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये एल लेंथ पूरी इसके ऊपर चली जाए, ऐसा ही कुछ बात हुई है। तो यार आपको पता है कि अगर एल लेंथ पूरा जाएगा तो यहाँ पे इसका कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो वी मैक्स कितना होता है आपके पास, क्योंकि अभी तो यहाँ पे है ना, ये तो मीन पोजीशन है, तो वी मैक्स कितना होता है ए इंटू में ओमेगा, तो आपके आंसर कितना आ जाएगा म्यू जी इंटू में एल। क्लियर। सेकंड आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ द रोड व्हेन हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज ऑन रफ टेबल, तो अब आप क्या करेंगे उसमें, वेलोसिटी फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू जी बाई एल रूट, ठीक है, ए की जगह कितना है आपके पास एल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आया, ये वाली टर्म देखते हैं, दिस विल बिकम 3l स्क्वायर बाई 4, तो ये वाला आपके पास यहां से बन जाएगा बच्चों, दिस इज 3 म्यू जी एल बाई 4 का रूट, इस तरह का आंसर आना चाहिए। पर इसके ये बोला वी नोट बाई 2, नहीं ये वी नोट बाई 2 नहीं है, ये क्या है √3 वी नोट बाई 2 है आपके पास में, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। टाइम फिर देख लेते हैं, तो कितना टाइम है, टोटल टाइम एसएचएम का होता है ऐसे जाके फिर यहाँ पे ऐसे आना, ये होता है एसएचएम का टाइम, पर यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मतलब कितना टाइम है t/4, तो टाइम फिर होगा t/4, टी की वैल्यू कितनी है, टी है 2π बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी √l बाई म्यू जी, यहाँ पे 4 आ गया, तो बच्चों ये वाली टर्म आ गई पाई, ये वाला आ गया आपके पास ना ये टाइम पीरियड, तो कौन क्या मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो आप इसमें ए और सी ऑप्शन मैच कर गया। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहें ना, ये चीज अगर ना हिट करे तब आप बेसिक से करें तब भी हो जाएगा, पर जब यहाँ पे टाइम का आप इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको, तो करेंगे तो कुछ साइन इनवर्स का कुछ बनता है, ये इंटीग्रेशन आप करेंगे वैसे हो जाए, थोड़ा लेंथी है, पर आप बेसिक से ट्राई करें तब भी हो जाएगा। कई बार लोगों को नहीं क्लिक करता सर एसएचएम बेसिस दिखना है क्या, मतलब यहाँ पे ऐसे लोग नहीं सोच पाते हैं, तो बेसिक से करते हैं, वैसे भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपका आंसर आएगा। 27 आपके पास में अच्छा सवाल है। सवाल में आपके पास क्या है, ऐसे दो प्लेट्स है, ऐसे जैसे एक प्लेट आप ये मान लीजिए, ऐसे एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट ऐसे ये रहेगी, ठीक है, ये आपके पास प्लेट्स है ऐसे, और इसके बीच में जो गैप है आपके पास, वो गैप कितना है आपके पास, डी है वो गैप। फिर क्या हुआ, ये प्लेट्स एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, फिर ऐसे जाके ऐसे शेप ले ली, ऐसे सर्कुलर शेप, तो आपको समझ में आ रहा है, वो ऐसे करके फिर आगे ऐसे सिलेंड्रिकल है। ये डी की वैल्यू आपके पास में बहुत ही छोटी है। करंट क्या है ना, करंट ऐसे ए बी सेंटर कर रहा है, ऐसे पूरी प्लेट में ऐसे एक साथ आ, जैसे ये है ना आपके पास में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, तो इस पूरे में से एक साथ आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है,
फाइन। जैसे ये आपके पास में AB है ना, ये AB इसमें से पूरे में से एक साथ आ रहा है, फिर ऐसे जाके सेंटर में घूमेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब आपसे क्या क्या पूछा गया उसकी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, यार इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको आप एक सोलेनोइड ट्रीट कर लो। ये सेंटर कैसा बन गया, एक सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में ऐसे ही करंट घूमता है और इसमें भी ऐसे ही आके करंट घूम रहा है। क्लियर? तो मैंने बोला ये इसके सेंटर पे ए ऑप्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट Ni। ऐसा ही होता है सोलेनोइड की वजह से। अच्छा भाई साहब, ये Ni क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये I, इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर लेंथ में आने वाला करंट, 1 मीटर लेंथ में आने वाला करंट। क्लियर? अब हम कैसे चेक करें, बी तो ठीक है, म्यू नॉट सही है, टोटल करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना है, डिवाइड बाय L कर दीजिए। तो क्या ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ए सही हो रहा है क्या, हाँ ये ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकंड में चलते हैं। आपसे बोला गया द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, और इसके बीच में मतलब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है, उसका रेशियो कितना है वो पूछा गया। हम कैसे करें, एनर्जी स्टोर निकालने का अच्छा तरीका यही होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो एनर्जी डेंसिटी होता है B²/2 म्यू नॉट, तो B पता होगा तो हम वहां से काम कर लेंगे। अब B निकाला जाए भाई साहब, इसके अंदर ऐसा ऐसा आ रहा है करंट, तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करेगा ये, मतलब इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करेगा। ये आपको याद है ये वाला, हमने ऐसे करके ऐसे हुआ करता था, इससे कुछ करंट जाया करता था, फिर हम बोलते यहाँ पे B आएगा म्यू नॉट K/2, याद है ऐसा करे कुछ, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट K/2, इनफाइनाइट प्लेट वाला सेम केस यहाँ पे लगेगा। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो प्लेट्स के बीच में जो एरिया है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देख इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट में जो आपके पास में पहले वाला केस है वो कुछ ऐसा है, तो इसमें ऐसे जा रहा है करंट आपके पास, ठीक है, और इसमें ऐसे आ रहा है। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो इसकी वजह से आप चेक करिए करंट अंदर जा रहा है तो इधर आ रहा है, और इसमें ऊपर इधर जा रहा है, दोनों जुड़ेंगे भी। तो अगर आप बी नेट देखेंगे किसके अंदर, पैरेलल प्लेट के अंदर, तो कितना का म्यू नॉट K/2 होता है, तो म्यू नॉट K हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी म्यू नॉट K/2, मतलब इस फेस की वजह से म्यू नॉट K/2, पीछे वाले की वजह से म्यू नॉट K/2, नेट कितना हो गया म्यू नॉट K। अब भाई साहब K क्या होता है, K होता है करंट पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट I/L। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसके अंदर पैरेलल प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स, इतना चमक रहा है, ठीक। अगर आप सिलेंड्रिकल रीजन में देखें तो वो मुझे पता है, बी नेट कहां पे, सिलेंड्रिकल रीजन का, तो वो कितना है म्यू नॉट I/L। ये किसके अंदर है, सिलेंड्रिकल रीजन। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना है। अब हम एनर्जी का रेशियो कैसे निकालें, मुझे पता है कि du/dv होता है B²/2 म्यू नॉट, तो यहां से आपके पास में आ गया B²/2 म्यू नॉट। ये तो सेम है ना, दोनों में B की वैल्यू सेम है, तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम करना है। अब इसका वॉल्यूम करते हैं, देखिए ऊपर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा तेरे पास A, L और D, किसका, पैरेलल प्लेट वाले का। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो कितना का B²/2 म्यू नॉट, और वॉल्यूम कितना है आपके पास, दिस इज πr²L। फाइन, तो ये तो रेशियो देखना है हमें इनका, ठीक है, रेशियो देखा तो ये साफ हो जाएगा आपके पास, ये साफ हो जाएगा। तो बच्चों रेशियो कितना आ रहा है आपके पास, दिस रेशियो इज πr²/AD लिखा है, वो सही है, तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आपसे बोला गया भाई साहब कि आप सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस बता देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाल देते हैं आपको याद है, हमें जिससे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होता था उसे पहले आई करंट फ्लो करवाते थे, फिर उसके बॉडी में जो सिस्टम में कोरस्पॉन्डिंग उसके अंदर फ्लक्स आ रहा फ्लक्स दिखते थे, फिर इसे फाई इज इक्वल टू Li। क्लियर? तो हमने बोला हम इसको कैसे करें, तो कई तरीके हैं करने के, तो हमने एक तरीका ये उठा लिया, हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम की जो सामने पड़ी है, ये सामने पड़ी है ना टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर कर दूंगा, हाफ Li², वहां से काम बन जाएगा ना। तो टोटल एनर्जी निकाली जाए, टोटल एनर्जी आपके पास में आएगी B²/2 म्यू नॉट, तो बाहर आ गया आपके पास, कॉमन आ गया, और ये वाली वैल्यू आ गई ALD प्लस πr²L इज इक्वल टू हाफ Li²। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी पुट करेंगे, म्यू नॉट I² L² 2 म्यू नॉट ALD प्लस πr²L इज इक्वल टू हाफ Li²। ये इसको इससे कट कर दिया आपने, ये I² से ये वाली टर्म साफ होगी, इस 2 से ये वाला टर्म साफ हो गया, तो बच्चों यहां से L की वैल्यू आ गई ALD प्लस πr²L और डिवाइड बाय यही आपके पास L² आ गया।
इसको छोटा एल लिख लेते हैं ताकि उसमें कंफ्यूज ना हो। ये एल स्क्वायर ये साफ हो गया आपके पास, तो एल आ गया एडी डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो ये मैच कर रहा है क्या आपके पास, म्यू नोट बच गया कहीं पे, हाँ ऊपर एक म्यू नोट था, ये म्यू नोट आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका मैच कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन में चलते हैं भाई साहब, एनर्जी पूछ ली कितनी एनर्जी है, तो ये रही वो एनर्जी। एनर्जी कितनी है, म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए एल डी डिवाइड बाई, इसी का एक्सप्रेशन है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो एक म्यू नोट कम है, क्योंकि नीचे यहां पे एक म्यू नोट आना था, यहां पे ऊपर मतलब नेट कितना थे, नेट अगर खाली लिखे तो म्यू नोट लिखना चाहिए ना, पर इसने लिख रखा है डी ऑप्शन में म्यू नोट स्क्वायर, इस वजह से डी ऑप्शन में एक म्यू नोट स्क्वायर आ गया, इस वजह से वो गलत हो गया। तो बाकी सब तो सेम ही है ना। कितनी एनर्जी देख, ये एनर्जी दिखाई दे रही है ना मुझे, म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नोट एल स्क्वायर का एल बच गया यहाँ पे एडी प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर 1 मिनट काट दे ऐसा बनेगा एक्सप्रेशन, पर तुझसे क्या एक ही गलती कर दी, उसने मिनट स्क्वायर नहीं लिखा, लिखता तो डी ऑप्शन भी सही हो जाता। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे 3 ऑप्शन सही हुए आपके, ए बी और सी। और ये चीज तो ट्रिकी थी कि आप एल कैसे निकाल रहे हैं। तो जब आपने एनर्जी निकाल चुके हैं तो हाफ एल का स्क्वायर करना आसान है ना, फ्लक्स बस कैसे लिखेंगे, लिखने बहुत दिक्कत है फ्लक्स, क्लियर। तो ये सवाल कंप्लीट होता है। 28 में आपसे बोला गया कि एक स्टार है, उसका मास कुछ एम में, रेडियस कुछ आ रही है, बना दिया, इससे एक फोटोन एमिट हो रहा है ना, एक फोटोन ऐसे एमिट कर दिया। जब एमिट हुआ तब उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ न्यू है, और आपसे बोला गया कि जब ये अब फोटोन आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी बढ़ेगी, ये सब बातें। देखिए ऐसे रेयर कंसेप्ट यूज होते हैं ना, ऐसा नहीं पूछता है कोई, मतलब बहुत रेयरली पूछता है ऐसा। तो अब इसको प्रोसीड करने का क्या तरीका है कि आप इस फोटोन को मास की तरह ट्रीट करके देखिए। मास कैसे निकालेंगे फोटोन का, तो आप ऐसे लिखते हैं कि जो एनर्जी होती है उसको किसके बराबर करते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं। तो इसमें रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, अभी बार बार अगर आगे जाएगा तो इसका मास ही बदलता रहेगा, इसकी एनर्जी कम होगी तो मास बदलता रहेगा। थोड़ा हमें देखने में अजीब लगेगा बिकॉज हम क्लासिकल फिजिक्स ज्यादा पढ़ते हैं। अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम देखते हैं जब सरफेस पे था तब एनर्जी कितनी थी। एनर्जी एट सरफेस कितना था आपके पास, एच न्यू फोटोन की एनर्जी प्लस फोटोन की और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, जी एम किसका मास, प्लेनेट का मास, यहाँ पे स्मॉल एम किसका मास, फोटोन का मास डिवाइड बाय आर, आर क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, क्लियर। अब फोटोन का मास लिखा जाए, फोटोन का मास कितना बनेगा यहाँ पे, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सी एम की वैल्यू आ गई आपके पास एच न्यू बाई सी स्क्वायर। देख स्पीड तो नहीं बदलेगी, स्पीड तो सेम की सेम रहेगी, मतलब जब इसकी एनर्जी अगर चेंज होगी ना फोटोन की तो मास ही बदल जाएगा। ये अजीब है हमारे लिए, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब क्या है, अगर आप इसकी एनर्जी को चेंज करेंगे तो स्पीड तो सेम रहती है फोटोन की, अगर आप एनर्जी को चेंज करेंगे तो इसका मास ही बदल जाएगा। तो जब सरफेस पे था तब मास हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जीएम डिवाइड बाई एच न्यू डिवाइड बाई सी स्क्वायर आर। ये पास ये आ गया आपके पास एनर्जी एट सरफेस। अब यार जब ये दूर जा रहा है आपके पास में, थोड़ा आगे की तरफ जब ट्रेवल करेगा तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, तो आपने एनर्जी लिखा, ये तो आपके इनिशियल एनर्जी की, फाइनल एनर्जी क्या, एच न्यू डैश, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना हुआ, जी एम मास ऑफ फोटोन डिवाइड बाय आर आपने लिख दिया, ये कुछ जनरल आर आपने लिख दिया। अब बच्चों क्या हो रहा है, आर की वैल्यू आपके पास में बढ़ रही है, अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है मतलब ये वाली टर्म आपके पास क्या बन रही है, छोटी बन रही है। अगर ये वाली टर्म छोटी होगी तो इसको भी छोटा होना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर रह सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर ये वाली टर्म छोटी होनी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपके पास, डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे आप ये वाला एम नहीं यूज कर सकते थे, ये वाला, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है तो ये वाली टर्म भी कम हो रही है, ये भी कम हो रहा है आपके पास में, और ये वाला भी बढ़ रहा है, कुल मिला के इसकी वैल्यू काफी हद से कम हो रही है, और इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसको कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, स्पीड सेम है तो लैम्डा क्या होना चाहिए आपके पास, इंक्रीज होना चाहिए। तो ए मैच कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा। अब भाई साहब इसको इन्फिनिटी पे लेके चलते हैं। अगर आप इन्फिनिटी पे लेके चलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एच न्यू माइनस जी एम एच न्यू बाय सी स्क्वायर आर, क्लियर। और ये किसके बराबर आएगा आपके पास, ये वाली टर्म तो जीरो होगी। कैसे जीरो होगी, बिकॉज इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो आर के इन्फिनिटी जीरो, तो ये बन गया एच न्यू डैश। तो बच्चों ये आपके पास फाइनल फ्रीक्वेंसी है, कब, इन्फिनिटी पे। तो इसने क्या बोला आपके पास, रेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, रेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बोला यार रेटिव चेंज हम देखते हैं, आपके पास फाइनल फ्रीक्वेंसी ये है तो आपको इसको लिख दिया एच न्यू माइनस जी एम न्यू बाय सी स्क्वायर आर, ये फाइनल है आपके पास। इनिशियल कितनी थी, आपने हमें माइनस न्यू कर दिया, क्लियर। तो ये आपके पास चेंज आ गया, तो चेंज की वैल्यू आ गई आपके पास जी एम न्यू सी स्क्वायर आर।
तो यहाँ पे आपके जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया ये चेंज आ गया। ये चेंज कब का है, मतलब जब निकला था और इंफिनिटी पहुंच गया तो फ्रीक्वेंसी में चेंज इतना आया। फाइन, अब आपको बोला गया रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखना। मैं लिखा चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ये एक्सप्रेशन कितना है, gm/c²/r। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो गया आपके पास, इसका सी से मैच कर रहा है ये। तो इसके दो ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। प्रॉब्लम नंबर 29 में आपसे बोला गया एक सेंट्रिकल गॉसियन सरफेस है, हमने बना दिया और इसकी जो लेंथ है आपके पास है वो 2r है, ये लेंथ 2r है और यहाँ से इसके मिड पे मतलब r दूरी के ऊपर ऐसे एक आपने डाइपोल को रखा हुआ है। सबसे पहले बोला गया था कर्व्ड सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, कर्व्ड सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, अगर डाइपोल को आपने अलोंग द एक्सिस रखा तो कितना होगा। देखिए यार, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सेंटर के, सेंटर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो फील्ड लाइंस क्या होगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे कुछ यहाँ से निकलेगी, ऐसे यहाँ पे जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ पे जाएगी, फील्ड लाइंस सिमेट्रिक जाएगी ऐसे। और फील्ड लाइंस सिमेट्रिक जाएगी आपके पास में, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए, जैसे ये हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा ऊपर नीचे है। तो अगर फील्ड लाइंस सिमेट्रिक बननी है आपके पास, ऐसे सिमेट्रिक बन गई बिल्कुल। अगर ऐसे सिमेट्रिक बनेगा ना तो जो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी अगर इस सेंटर के टॉप मोस्ट पॉइंट से, वो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एंटर भी हो जाएगी। जो यहाँ से निकल के सेंटर टॉप मोस्ट पॉइंट निकलेगी ना, वो यहाँ पे टॉप मोस्ट से एंटर भी हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा होगा। इसका मतलब क्या, कर्व सरफेस जो फील्ड लाइन गई है वो कर्व सरफेस से ही वापस आएगी। क्लियर, इससे ऊपर वाली जो फील्ड लाइन इसके प्लेन से जाएगी वो ऐसे प्लेन से ही वापस आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज ये सिमेट्रिक बनेगा ना सेंटर के अबाउट, बिकॉज डाइपोल का सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रिकल सरफेस से जितनी फील्ड लाइन निकली उतनी वापस आई, मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है आपके पास, 0, अगर आपने एक्सिस पे रखा है। अगर एक्सिस पे ना रख के अगर आप परपेंडिकुलर रखते हैं एक्सिस के, तो देखो तो क्या केस बनेगा। ये सेंटर बना दिया आपने, ये सेंटर यहाँ पे रख दिया, एक नेगेटिव रख दिया, एक ऐसे पॉजिटिव रख दिया। अब भी सिमेट्रिक है, ऐसे सिमेट्रिक अब की बात। तो जो फील्ड लाइन इसके प्लेन से निकलेगी वो प्लेन से ही वापस आएगी, जो यहाँ पे प्लेन से निकलेगी वो भी ऐसे प्लेन से ही वापस आएगी। सही है ये बात? तो और जो बाहर से निकलेगी, इधर कर्व से निकलेगी, वो इधर से अंदर आएगी। तो अगेन वही केस बन गया भाई साहब, जितनी कर्व से निकलेगी उतनी कर्व से वापस आएगी। तो इस हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए आपके पास, ए और बी सही हो गए। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी और डी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी में आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, करते हैं, देखिए उसको। देखिए, अगर आपके पास ऐसा है कि यहां पे एक सेंटर बना लेते हैं हम, और आपने डाइपोल को कहां पे रखा, एक्सिस पे रखा है, यहां पे से डाइपोल को रख दिया आपने। ये यहाँ पे कुछ माइनस प्लस क्यू बोल देते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ माइनस क्यू बोल। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है आपके पास, r है। क्लियर? और इसकी ये जो सेपरेशन है आप कुछ मान लीजिए, ये सेपरेशन कुछ ऐसे d मान लीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको d मान लीजिए और ये वाला भी d मान लीजिए। डन? ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि यार इस वाले चार्ज की वजह से, सिर्फ इस चार्ज की वजह से यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कैसे लिखेंगे। तो आपको रिंग की वजह से लिखना आता है क्या फ्लक्स? एक क्यू चार्ज में रिंग की वजह से कितना फ्लक्स आता है यार, एंगल फाई होता है। तो हमने लिखा ना, फ्लक्स होता है q/2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 - cos फाई। ये पता है आपको, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला इस वाले q की वजह से जो आएगा वो आएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, ये सेपरेशन लिखा आपने, तो ये सेपरेशन कितना बना आपके पास, r - d। ठीक है जी, ये सेपरेशन आ गया आपके पास r - d। अच्छा, और ये पूरा कितना बनेगा आपके पास, √r - d का होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म बन गई r², माइनस किया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो कितना बनेगा q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 - अच्छा, अब cos थीटा, तो इसमें कितना बनेगा आपके पास, r + d डिवाइड बाय √r + d का होल स्क्वायर प्लस r²। इतना सही है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तेरे d तो बहुत छोटा है, d बहुत छोटा है, तो r के कंपैरिजन इसके लिए बहुत कम है, तो r को, इसको आप r² लिख सकते हैं। तो मैं लिखा q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 - दिस इज r - d, नीचे क्या बन गया आपके पास, अंडर रूट दिस टर्म विल बिकम 2r², क्योंकि आपने d को हटा दिया, d को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये 2r² बन गया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे -1 बन गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस r + d अंडर रूट 2r²। ये सही, इसने इसको मार दिया। इसको अगर आप सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, ये वाली बनेगी q/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, ये वाली टर्म बनेगी -r, ये +r साफ हो जाएगा आपके पास, तो ये ऊपर बन गया 2d डिवाइड बाय
2r। फिर q इंटू में 2d क्या है, q इंटू में 2d आपके पास p है, तो क्या बन गया p डिवाइड बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे आपके पास में जो फ्लक्स आ गया वो एक प्लेन सरफेस से कितना आ गया आपके पास 2√2 एप्सिलॉन नॉट r, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट होता है। ए बी सी हो गया। अब डी पे चलते हैं। प्लेन सरफेस से पूछ रहा है और डाइपोल कैसे रखा है आपने, परपेंडिकुलर रखा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, एक बार समझने के लिए यहाँ पे वापस बना लेते हैं। ऐसे रखा है, ये सेंटर हो गया इसका, ऐसे आपने डाइपोल को रखा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अब बताइए इससे जो फील्ड है ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल जा रही होगी, तो प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, एक प्लेन से जीरो ही आएगा ना, क्योंकि जो फील्ड लाइन इसके प्लेन से निकली वहां वापस भी आएगी, इनको सिमेट्रिक है। पर जब आपने ऐसे रखा हुआ था ना, जब आपने इसको ऐसे रखा हुआ था, एक प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तब देखिए ये वाली फील्ड यहां से निकली तो यहां से वापस आ रही है, यहां से निकली तो यहां से वापस आ रही है, मतलब इस एक से फ्लक्स आया था एक प्लेन सरफेस से, पर यहां पे क्या होगा, जिस प्लेन सरफेस से निकली उसी से वापस आएगी। तो अगर आप डी ऑप्शन की बात करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। इस हिसाब से इसके ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हो गए। ये सवाल ठीक सवाल है। 30 सिंपल है थोड़ा सवाल है, बोला गया 3 लिक्विड हैं ए बी और सी, टेम्परेचर लिखे 12 डिग्री 18 डिग्री और 28 डिग्री। इसने बोला जब आपने ए और बी को मिक्स किया ना, ए और बी को मिक्स किया और इक्वल मास है, मतलब इसका मास भी इक्वल है, तीनों का मास इक्वल है, m है ना, ये बात ध्यान रखेंगे हम। जब इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर बनता है 16 डिग्री, ठीक है। और जब आपने बी और सी को मिक्स किया तो इसका टेम्परेचर बनता है आपके पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब आपसे कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात किया है, तो मैंने ये लिखा, अगर आपने इसका m मास मिलाया तो m स्पेसिफिक हीट ऐसे और फाइनल टेम्परेचर 16 माइनस 12 प्लस m एस बी कितना आएगा आपके पास 16 माइनस 18, क्लियर, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m ने m को मार दिया, यहां पे आ गया 4 SA प्लस दिस विल बिकम माइनस 2 SB इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? तो ये बना 2 SA माइनस SB इज इक्वल टू 0, इसको लिख देते हैं बनना, यहां तक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाते हैं। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, m SB 23 माइनस 18 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ये प्लस m SC 23 माइनस 28 तो कितना आ गया, ये माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये तो साफ साफ चमक रहा है, यहां से कितनी वैल्यू आ गई, SB किसके बराबर है आपके पास, SC के बराबर है, ठीक है। अब क्या क्या पूछता है देखते हैं। पहला बोला था रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ SA एंड SB। तो यार SA की जो वैल्यू है आपके पास ट्वाइस ऑफ SA इज इक्वल टू SB है, यहां से आ जाएगा ना ये बात, SB इज इक्वल ट्वाइस ऑफ SA। द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड A टू B इज 1:2, बिल्कुल सही बात। SA इज टू SB कितना है आपके पास 1:2 बन जाएगा, फाइन, SB की वैल्यू पुट कर देंगे तो बहुत सही। द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी टू द SB टू द SC, मतलब SB और SC का वो तो बराबर है ना, तो 1:2 बनाना चाहिए, इस वजह से B सही नहीं है। C में चलते हैं। द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड A एंड C, भाई साहब A एंड C की बात कर ली, तो A तो SC हो गया और SB किसके बराबर है, SC के बराबर है। SC का ये निकालना है A वर्सेस C, A का रेशियो C के साथ निकालना है, इसका मतलब ये भी तो हो गया A का रेशियो B के साथ निकालना है, क्यों, क्योंकि C और B तो बराबर है, तो उसका आंसर भी कितना है 1:2, तो C ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब D में चलते हैं। When A and C are mixed, the equilibrium temperature will be 20 डिग्री। जब आप A और C को मिक्स करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं, तो मैंने लिखा M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA और आपने लिखा T-12 प्लस M SC और ये कितना आ गया बच्चों T-28 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं SC SB के बराबर है और SB इज इक्वल ट्वाइस ऑफ SA है, तो ये वाला आपके पास कट के यहाँ पे SC को आप ट्वाइस ऑफ SA लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ SA, ये साफ हो जाएगा, यहाँ पे M से M साफ हो गया, तो T-12 प्लस 2T माइनस ये कितना बन गया आपके पास, दिस विल बी 56, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कितना आ रहा है भाई, 3T इज इक्वल टू ये बना 66 एंड 68, सही किया ना, हाँ 68 आ गया बच्चों। अगर 68 आ रहा है तो ये 20 तो नहीं आ रहा, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये कितना आ रहा है, तो आपके पास कुछ ज्यादा आ रहा है ना, 20 से ज्यादा आ रहा है आपके पास 68/3, तो ये आ गया आपके पास 22 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 22 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं गिवन, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा A एंड C। 31 ठीक ठीक सवाल है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है। सवाल में बोला गया भाई साहब 2 हीटर है, ठीक है भाई,
दो हीटर हैं और एक दोनों की पावर मेंशन है P1 एंड P2। ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने में T1 टाइम लेता है, मतलब P1 इंटू में T1 हीट से कुछ आपके पास में Q हीट मिलती है और इससे कुछ M मास का पानी गर्म होता है, ऐसा कुछ बोल रहा है उसमें। मतलब सेम मास को अगर आप इससे गर्म करना चाहेंगे तो जो T2 टाइम लगेगा, P2 इंटू में T2, ये भी Q के बराबर होना चाहिए। इतनी बात सही, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। पहला बोला गया कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को वापस हीट करना है अगर दोनों आपने जो आपके पास में ये कॉइल साइन को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगा देते हैं, ठीक। सीरीज में से क्या होगा भाई साहब, पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, इसके अक्रॉस भी V था, अब इन दोनों के अक्रॉस V होगा मिला के, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में कुछ V है, इसकी रेजिस्टेंस निकालो तो कितना आएगा आपके पास, पावर होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है ना, तो यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, V स्क्वायर बाय P1, सही। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज V स्क्वायर बाय P2, क्लियर, ठीक है भाई। अब इस रेजिस्टेंस क्या करें, अब हम बोलते हैं इससे निकलने वाली पावर चेक की जाए, तो इससे निकलने वाली पावर कितनी आएगी तेरे पास, पावर आएगी V स्क्वायर बाय R नेट, R नेट कितना आएगा, V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, ये इतनी पावर आपके पास आ रही है। अच्छा, इसे कितना टाइम लगेगा उतने पानी को इवेपोरेट करने में, तो ऐसे लिख दिया आपने, ये सही है भाई, ठीक। अब क्या हो रहा है, V स्क्वायर साफ हो लिए। अच्छा, अब इसको लिखा जाए तो क्या बनेगा, P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q। मुझे T की वैल्यू चाहिए, तो P1 और P2 को Q की टर्म में लिखा गया, तो यह टर्म बनेगी आपके पास Q डिवाइड बाय T1 T2 डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय, सॉरी दिस विल बी 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2 इज इक्वल टू, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। Q ने Q को मार दिया, ठीक है भाई साहब। अब इसको सोल्व किया जाए तो T कितना आ रहा है आपके पास, T आ रहा है, देख एलसीएम लेगा T1 T2, यहाँ पे साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा तेरे पास, T1 प्लस T2, मतलब अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना टाइम लेगा ये उस पानी को गर्म करने में, दैट टाइम इज T1 प्लस T2। तो भाई साहब ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही होगा, सी डी अपने आप गलत हो गए। अब बात कर रहे हैं पैरेलल की, और पैरेलल में अगर आप जोड़ेगा तो ऐसा जोड़ेगा ना, पैरेलल में ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, दोनों के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई साहब ये भी कितनी पावर देगा, P1 देगा, और ये भी कितनी देगा, P2 देगा। इतनी बात चमक रही है देखो। तो अब क्या हम बोल रहे, P1 प्लस P2 इंटू में टाइम इज इक्वल टू Q, क्योंकि सेम मास को वापिस इवेपोरेट करना है, ठीक जी। अब P1 की वैल्यू पुट करो, P1 की वैल्यू है Q बाय T1 प्लस Q बाय T2 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q, Q ने Q को वापिस मार दिया, तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई, T की वैल्यू T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। इसके हिसाब से भाई ये आना चाहिए, ये बोला पैरेलल में, पैरेलल में इसके हिसाब से हो रहा है T1 प्लस T2, मेरे हिसाब से हो रहा है ये, तो ये होना चाहिए पर ये नहीं है, इस हिसाब से सिर्फ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। 32 आपको सिंपल सवाल मिला है, इसमें बोला गया भाई साहब ये दो लेंस है, दोनों भी कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको डंडे दिखा रखा है, आप चाहें तो फील देने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकते हैं, ठीक। अब भाई साहब इसकी फोकस 10 है, इसकी 12 है, इस वाले मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो सबसे पहले ऑप्शन ये पूछा गया कि इस पहले लेंस के द्वारा इमेज कैसी बनेगी, तो मैंने बोला इसके लिए मैं सोल्व करने जो होती है वैसे ही बता सकता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ है आपके पास, ऑब्जेक्ट F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि F से पहले है ना, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अब आप बताइए कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो कहाँ इमेज बनती है बताइए, तो पीछे तरफ बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, बड़ी बनती है और सीधी बनती है। तो मतलब इसमें बोला कि इमेज बाय फर्स्ट लेंस इज रियल, गलत बात, रियल नहीं, वर्चुअल, हाँ इरेक्ट है और बड़ी भी है, क्लियर। तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हुआ नहीं। अब आगे देखते हैं, हम इसके लिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u करूंगा तो प्लस बन जाएगा ये, बिकॉज u के नेगेटिव है, इज इक्वल टू 1/f कर दिया। यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/10 माइनस 1/5, आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 10, तो दिस विल बिकम माइनस 1/10, तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो वो मुझे ही पता था वर्चुअल बननी है, मतलब पहली इमेज I1 कुछ यहाँ पे बनेगी आपके पास, क्लियर। साइज की बात नहीं, इस वजह से हम मैग्निफिकेशन नहीं देख रहे, ये I1 है, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पे, क्लियर। तो इससे जो इमेज बनी वर्चुअल बनी। अब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए वापस फॉर्मूला गया 1/v माइनस 1/u। भाई साहब u ढंग से लिखना है, u की वैल्यू कितनी है, ये सेपरेशन है 10 और ये इससे पीछे है 10, बता जो इसका I1 होगा वो इसके लिए इमेज का काम करेगा। तो कितना हो गया, ये 10 और ये 10, नेट कितना बन गया 20, तो माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20, क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस होगा, इतना समझ रहा होगा ना, फटाफट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/f। चलो ठीक है भाई साहब, इसको सोल्व किया जाए, 1/12 माइनस 1/20, थोड़ा फील लें क्या, फोकल लेंथ है 12
ऑब्जेक्ट कहाँ है, f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, रियल बनेगी, मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्लियर। और इमेज कहाँ बनेगी, 24 से पीछे की तरफ बनेगी, तो v 24 से बड़ा आना चाहिए। चेक करते हैं भाई कितना आता है। तो यहाँ पे आपने इसको देखा तो ये वाला बन गया 8 डिवाइड बाई 12 20, तो ये बन गया 4 2 5 और ये 2, तो v की वैल्यू बच्चों आ गई 30 सेंटीमीटर, और यही हमने फील किया था 24 से पीछे बननी चाहिए। अब सब बातों के जवाब देते हैं। फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L2, सही बात, ये सी ऑप्शन था। बी ऑप्शन फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, किस तरफ, पीछे की तरफ f और 2f के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f और उल्टी बनेगी, तो इन्वर्टेड होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो बी सही हो गया, सी सही हो गया। डी इमेज बाय फर्स्ट लेंस इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L1, बिल्कुल सही बात। इस हिसाब से इसके ऑप्शन बी, सी एंड डी करेक्ट हो गया। इजी सवाल था, ये आपको फोड़ना चाहिए था। 33 में भाई साहब बोला गया एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 3h/4 हाइट तक पहले पानी भरा हुआ था, ठीक, इसकी टोटल हाइट कुछ h है। अब क्या हुआ, आपने इस कंटेनर को इस एक्सिस के ऊपर घुमाना शुरू किया, और घुमाएंगे तो पानी क्या होगा, पानी सिरों पे चढ़ जाएगा। तो इसने बोला कि हमने इस ऐसे ओमेगा से घुमाया ताकि पानी पूरे h तक चढ़ गया और कोई भी पानी गिरा नहीं, इस तरीका है। ये बोला गया आइडियल लिक्विड रो 3/4 10 बिग रोटेटेड वर्टिकली पास द लिक्विड, मतलब गिरने वाला है, अभी तक कोई लिक्विड नहीं गिरा है, ठीक, मतलब पूरा लिक्विड इसके अंदर है, कोई लिक्विड बाहर नहीं गया, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। तो अब आप ये देखिए, ये वाली शेप आपको पता था कि पैराबोलॉइड है, ये सवाल मेंशन भी है और आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर हम, आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, हम लिखते हैं इस कर्व की इक्वेशन, तो वो इक्वेशन कैसी आती है, पैराबोलिक आती है। अब आपको है ना एक चीज पहले पता होना चाहिए सवाल में कि पैराबोलॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड कितना होता है आपके पास, वो होता है एरिया h डिवाइड बाई 2। ये एरिया, तो जैसे ये एरिया है ना, इसका ये वाला एरिया, पूरा एरिया लेना, ये बेस एरिया, फाइन, जितनी हाइट का पैराबोलॉइड बना है, तो यहाँ पे तो h0 बना है, तो इस वजह से h0 लिखा जाएगा, क्लियर है ना ये बात। अगर हमारे ऐसा एक पैराबोलॉइड है तेरे पास, तो यहाँ पे ये पैराबोलॉइड होना चाहिए हेमिस्फीयर, वो एक स्फीयर की और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं। पैराबोलॉइड के अंदर क्या होता है, ये वाला एरिया लेना, ये वाला एरिया, ये वाला दिस इज पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हाइट लेना पैराबोलॉइड का, ठीक, तो हमने ये वॉल्यूम पता है। अब सबसे पहले तो हमें h0 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने वॉल्यूम बराबर कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम कितना 3/4 HA, यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए तो इसका कितना बनेगा A h0/2, ये किसका है वैसे, पैराबोलॉइड का, ठीक जी। इसका लिखा जाए, इसका है h माइनस h0 इंटू में A, बेस एरिया A मान लिया, A साफ हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 3/4h इज इक्वल टू h0/2, यहां से ये इसमें माइनस h0/2 हो गया, तो ये माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, h आ गया, तो यहां से h0/2 आया तेरे पास, कितना आ गया भाई, इधर जाएगा तो कितना है h/4, तो h0 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया h/2, क्लियर। अगर आपको ये बात पता थी ना, तो आप डायरेक्टली थोड़ा थॉट ले, तब भी सीधा ही बता देते भाई साहब कि ये h0 की वैल्यू h/2 आएगी, क्लियर, बिकॉज ये आपके पास में जो आधा वॉल्यूम था, ये कितना, ये था ना, ये कितना था h/4 इंटू में A, ये ऐसे चला गया, h/4 एक पड़ा है और h/4 एक खाली, नेट h/2 है, डाइट भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो वैसा A ऑप्शन इसका था, h0 इज इक्वल टू h/2, आपके पास क्या लिखा हुआ है h/4, मतलब A ऑप्शन सही नहीं है। अब आओ इसकी ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू, तो आप यहां से यहां पे चले, प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर g/2, ये करना आता है ना आपको, करके दिखाऊं, प्रेशर डिफरेंस कैसे, रो कितना आएगा, रो को रो लिखा, g की जगह कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर x, और h इसको आप इंटीग्रेट करें 0 से लेके r तक, तो रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट का प्रेशर अगर P0 है तो इसका कितना है P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, तो आप प्रेशर फिर लिखिए रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी, h0 की जगह कितना आएगा तेरे पास, दिस इज h/2 इज इक्वल टू 0, रो से रो साफ हो गया, क्लियर। तो यहां से तेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, तेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई GH/r, तो आपके बी ऑप्शन सही हो गया। dp/dx
इस डिफरेंस कितना रहा है, dp by dx रो ओमेगा स्क्वायर x आ रहा है, सही, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। dp by dy कितना रहा, माइनस रो जी, तो बी सी डी ऑप्शन से करेक्ट हो गया। तो इसमें एक ही बात लिखी थी बच्चों, अगर आपको वॉल्यूम पैराबोलॉइड पता है तो ये सवाल आपके लिए आसान है, क्लियर। और नहीं पता तो आप याद रख लीजिएगा क्या होता है वॉल्यूम पैराबोलॉइड। 34 में सिंपल सवाल है, अगर आप थोड़ा सा एक चीज आपको क्लिक कर जाएगी, क्या है देख, सबसे पहले अगर तो इस कैपिटल एम का एफबीडी बना, कैपिटल एम का एफबीडी बनाएगा तो ये पूरियां इस कैपिटल एम के साथ जुड़ी हुई है, तो कैपिटल एम इसके अगर एफबीडी में देखेगा तो एक टेंशन इधर लग रहा है इस रस्सी की वजह से, एक टेंशन ऊपर लग रहा है इस रस्सी की वजह से, यहाँ पे अगर देख रहा है एक टेंशन नीचे लग रहा है और एक टेंशन इधर लग रहा है। तो भाई साहब इस पे लगना नेट फोर्स जीरो होगा, कैसे जीरो हो गया, ये आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब M2 के ऊपर कोई फोर्स लगे नहीं रहा, ये फ्रिक्शन लगता है पर वो है ही नहीं, वो सरफेस स्मूथ है, मतलब भाई साहब ये रेस्ट पे रहेगा, क्लियर। ये बात चमकनी चाहिए, अगर ये नहीं चमकेगी तो लोग उलझ से रहेंगे कि इधर इक्वेशन लिख रहे हैं वो इक्वेशन लिख रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या ना, आपको कई बार सवाल अजीब रहता है, रुको थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्लियर। तो ये रेस्ट पे रह गया। अब भाई साहब इन दोनों की बात करिए, अब ये दो सिंपल सवाल हो गया, ऐसे सवाल हो गए ना, इसीलिए इसको ऐसे ही मान सकता है, ये M2 है, यहाँ पे ऐसे M1 है, इसको F4 से खींचा जा रहा है, एक ही बात तो है, बिकॉज इसके एफबीडी में इधर टी उधर टी, क्लियर, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। तो अब आप कर लो सवाल फटाफट। एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन दोनों का आएगा F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, क्लियर, ए भी सही हो गया। एक्सीलरेशन ऑफ M इज 0, ये भी सही हो गया। टेंशन देख लो, इसको चलाने के लिए टेंशन रिस्पॉन्सिबल, तो टेंशन कितना होगा, M2 इंटू में A, तो M2 F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, क्लियर। तो आपके पास में A B C D सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। 35 में सवाल थोड़ा सिंपल ही है। सवाल में एक रोड है, इसका मास कुछ है, में लेंथ L है, और यहाँ पे एक और मास लगाया गया है ना, ये दो मास है, एक तो रोड का मास M है, एक इधर पे पॉइंट मास M है। इसको इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स अरे हमेशा रोड नीचे जाएगी तब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपसे बोला गया एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। तो यार पहली बात तो ये कैसा मोशन करेगा, ये करेगा प्योर रोटेशन। अगर ये प्योर रोटेशन करेगा तो क्यों ना हम इसका अल्फा निकाल ले इस इंस्टेंट पे। तो हमने बोला कि इस पे लगने जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना होगा, रोड पे लग गया mg/L/2, रोड की वजह से रोड पे सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया, प्लस उसका आ गया mgl, दोनों का अलग अलग किया। आप चाहते तो दोनों का एक सेंटर ऑफ मास निकाल के वहां पे 2 mg फोर्स भी लगाया जा सकता था, पर मैंने डिफरेंट लगाया, इसके सेंटर पे mg लगाया और फिर इसके सेंटर पे mg लगाया, क्लियर। ये आ गया। ये टाउ किसके बराबर आएगा, आई अल्फा के बराबर। आई लिखा जाए, इस रोड का आएगा इस एंड के अबाउट ml²/3 और इसका आएगा आपके पास ml² इंटू में अल्फा, क्लियर। m यहाँ पे आपके पास साफ हो गया और L² L आपके पास साफ हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4L/3 अल्फा इज इक्वल टू G/3G/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9G/8 आई। पर मुझसे अल्फा नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बॉल पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल दैट इज अल्फा इंटू में इसकी दूरी कितनी है बताइए, यहां से L दूरी है, तो आपके पास यहाँ पे एक L बच गया ना, तो इसका जो A आएगा आपके पास वो आएगा 9G/8। ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हिंज फोर्स की बात की है। अब हिंज फोर्स के लिए क्या है ना, अब सबसे सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप F नेट इज इक्वल टू M में जब आप लिखेंगे तो उसमें A किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है। एक्चुअली ऐसे लिखते हैं ना, F नेट इज इक्वल टू M में CM लिखा जाता है, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास एक्सचेंज निकालना पड़ेगा। अब भाई साहब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, कितनी दूरी पे है, यहाँ से है 3L/4, ये निकाला जा सकता है इजीली, ठीक। तो अगर आप देखेंगे ACM इन y डायरेक्शन, ACM इन y डायरेक्शन, तो कितना आएगा, अल्फा इंटू में 3L/4, दिस इज अल्फा इंटू में 3L/4। तो आप इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, अल्फा की जगह लिखा 9G/8L, यहाँ पे 3L/4, L से L साफ, तो ये वैल्यू होगी 27/32G। ये आ गया ACM y डायरेक्शन में, और x में तो है ही नहीं, ACM इन x कितना है, 0। अब आपसे पूछा गया हिंज रिएक्शन, हिंज फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg, नीचे की तरफ कितना लग रहा है आपके पास 2mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है ny, ऐसे इसका एफबीडी बना दिया पूरे का, ऊपर की तरफ ny लग रहा है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पे कितना लग रहा है 2mg, और ये किसके बराबर है 2m इंटू में ma, मतलब m कितना पूरे का नहीं दिया जाएगा ना, 2m इंटू में ACM वो कितना है 27/32 इंटू में g, तो ये आ गया 16। और ny की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना बना 2mg माइनस
तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 27/16 mg, ये आ गया n1। अब देखो यहाँ से n1 कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 32 माइनस 5 mg/16। तो ऐसा कुछ बोला है क्या इसने? हाँ बोला है, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। स्पीड ऑफ बॉल व्हेन रोड बिकम वर्टिकल। अच्छा भाई, अब ये कैसे निकाला जाए? अब इसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं एक बार ना, इतना पोर्शन मिटा देते हैं आप। ठीक है, अब जब ये वर्टिकल हो जाएगी ये रोड, तो वर्क डन देखते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन देख लेते हैं कितना है आपके पास, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका आया mgl/2 रोड के ऊपर प्लस mgl बॉल के ऊपर। क्लियर? अच्छा, फोर्स का भी वर्क डन आएगा, वो कितना है, -FL आएगा, -FL आएगा, इस तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू हाफ आई लिख लो टोटल ml²/3 प्लस ml² इंटू में ω²। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 4/3, दिस विल बिकम 4/3 ना, 1/2 4/3 ml² ω², ये साफ हो गया, तो 2/3 बन गया, ये बन गया 2/3 ml² ω²। इसको सोल्व किया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू mg है। अब इसको देखिए mgl, ये सब साफ हो गया, बिकॉज f की जगह mg है ना आपके पास सवाल में। ठीक, तो आप इसको mgl/2 के बराबर कर दिया, m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, बहुत बढ़िया। ω² की वैल्यू आ गई 3g/4l आ गया आपके पास ω²। अच्छा, मुझसे क्या स्पीड पूछा है, तो ये ओमेगा हो गया, स्पीड बताइए वर्टिकल बॉल कितनी होगी, ओमेगा इंटू में एल होगी बॉल की स्पीड। क्लियर? तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू ये रही और एल की वैल्यू पुट कर, कितना आ जाएगा 3/4 और g इंटू में एल। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ठीक, डी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से इसके ए बी एंड डी ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। 36 में आपके पास में एक रोड है और इसको दोनों सिरों से खींचा जा रहा है, इधर एफ पे इस डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्लियर, धक्का दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बताऊं, पूछो एक्सेलेरेशन बताओ कितना होगा, तो कितना आएगा 2f/m, ये कोई बता सकता है? तो टेंशन मतलब देखते हैं इस वाले में टेंशन किस तरीके का होगा। तो पहली बात आप ये देखिए कि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाला पॉइंट, मिड पॉइंट, अगर आप मिड पॉइंट तक का एफबीडी बनाएंगे तो देखो इधर फोर्स अगर है F, इसका मास कितना हो गया m/2। क्लियर? मैंने मिड पॉइंट को देखा तो F मास m/2, तो इस पे कितना टेंशन लगे, 0 टेंशन लगे, बिकॉज एक्सेलेरेशन कितना चाहिए, F/2f/m चाहिए ना, तो अभी आएगा ना F इसको करेगा तो आ जाएगा ये। तो मतलब अगर मिड पॉइंट पे टेंशन दिख रहा है तो वो 0 है। सर कैसे निकालते हैं टेंशन? तो इक्वेशन लिख दे, कोई टी लिख ले इधर, फिर लिख दे F - T इज इक्वल टू m/2, एक्सेलेरेशन वो लिख दे 2f/m, यहाँ पे साफ हो जाएगा, तो यहाँ से तेरे पास T की वैल्यू 0 आ जाएगी, और फील्ड मैंने फील्ड बता दी तेरे को। क्लियर? अब सुनना, मैं पहले फील करा ना, गणित से सब निकल रहा है, मैं फील करवाना चाहता हूँ तेरे को। यहाँ पे अगर तू देखेगा भाई साहब, अब यहाँ पे इस वाले रीजन में टेंशन बता किस तरफ जाएगा, तो मास m/2 से और कम हो गया, मास m/2 से और कम हो गया, तो अगर टेंशन 0 होगा तो एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा, पर नहीं, मुझे उतना एक्सेलेरेशन रखना है। तो भाई साहब अगर आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स F, तो टेंशन पीछे की तरफ लगना पड़ेगा। मेरी बात समझ में, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो चेक कर लेते हो करना है, तो मान ले हम m/4 की बात कर लेते हैं, तो F - T इज इक्वल टू m/4 और a की जगह पुट कर दे, तो यहां से तेरे पास आ गया F - T इज इक्वल टू f/2, तो यहां से T की वैल्यू कितनी है, f/2, मतलब जो तुम डायरेक्शन पकड़ी है वो सही पकड़ी है। मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता, फिर कमाना चाहता हूं। देख यहाँ पे जब मिड पे था टेंशन 0 था, m/2 मास पे, अगर मास और छोटा कर देगा, अगर टेंशन नहीं लगेगा तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा तेरे पास 4f/m, पर कितना चाहिए 2f/m, तो कम करना है, मतलब नेट फोर्स तो कम करना है, तो टेंशन कहां लगेगा, पीछे। अगर तो इसके इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे टेंशन किस तरफ जाएगा तेरे पास में, यहाँ पे आगे लगेगा, बिकॉज मास क्या हो गया, m/2 से ज्यादा हो गया, और अगर एक्सेलेरेशन उतना रखना है तो टेंशन इस तरफ लगना होगा। अब सर क्या निकल के आया, निकल के ये आया भाई साहब, इससे इधर वाले रीजन में टेंशन पीछे लग रहा है, इससे इधर वाले में टेंशन इधर लग रहा है, मतलब इधर वाला टेंशन इसको क्या कर रहा है तेरे पास, इधर वाला टेंशन इसको एक्सपैंड कर रहा है, और इधर वाला टेंशन को कंप्रेस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितना एक्सपैंड होगा उतना ही कंप्रेस होगा, बिकॉज यहां से x दूरी पे जितना टेंशन है उतना ही x दूरी पे यहां पे टेंशन है, पर यहां वाला टेंशन तेरे पास एक्सपैंड करना चाह रहा है और वहां वाला टेंशन कंप्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, अब ऑप्शंस पे चलते हैं। स्ट्रेस इन द रोड एट मिड पॉइंट इज F/A, तू बेसिक करके निकाल ले, ठीक लिख के निकाल ले, 0 आएगा। तो सीधा फील कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया,
वैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इस लेवल पे इतने आगे तक पहुंच चुके हैं तो आपको दिखना चाहिए सीधा। द स्ट्रेस इन द रोड एट L/4, आप निकाल लो भाई L/4 पे, हमने भी निकाला ना L/4 पे कितना रहते पर टेंशन, यहाँ पे टेंशन आ गया F/2 आ गया, F/2 तो स्ट्रेस कितना F/2 है, बी ऑप्शन सही हो गया। नेट चेंज इन लेंथ ऑफ द रोड जीरो होगा भाई साहब, क्यों जीरो होगा, बिकॉज यहाँ वाला स्ट्रेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ वाला कंप्रेस कर रहा है, और हर एक यहाँ से x दूरी पे सिमेट्रिक है स्ट्रेस, तो जितना एक्सपेंड होगा उतना ही कंप्रेस होगा। नेट चेंज इन लेंथ कितना है पर जीरो, ठीक। अब सर अगर नेट चेंज इन लेंथ जीरो आ गया तो एनर्जी भी जीरो आएगी, गलत बात है ना भाई, इतने पोर्शन में भी कुछ चेंज इन लेंथ आया, आधे पोर्शन में कुछ चेंज इन लेंथ आया, आधे पोर्शन में भी कुछ चेंज इन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ा, यहाँ पे लेंथ घटा, तो नेट लेंथ सेम रहा, पर इतने में एनर्जी दिखेगा तो कुछ एनर्जी आएगी, इतने में कुछ एनर्जी दिखेगा तो एनर्जी आएगी, मेरी बात समझ में आ रही है, तो दोनों में एनर्जी आएगी और वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी और दोनों में उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो इसने बोला जो इलास्टिक एनर्जी है वो जीरो है, ये बात गलत है, तो इस हिसाब से इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, दैट इज ऑप्शन बी। हम कॉम्प्रिहेंशन पे पैराग्राफ, दैट इज इसमें दो सवाल है 37 एंड 38, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। सवाल में ऐसा बोला गया भाई ऐसे एक वायर थी और इसमें ऐसे m मास हैंग कर रहा है, ठीक, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इधर जो एलिमेंट होगा उस पर किस तरफ फोर्स रहेगा, इधर की तरफ फोर्स रहेगा, सही, और यहाँ पे जो होगा इस पे किस तरफ रहेगा आपके पास, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स आना शुरू हो जाएंगे, हर एक एलिमेंट पे रहेगा, तो कुछ ऐसे कर्व तो बनेगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे से करके कुछ वायर बन जाएगा ना आपके पास, यहाँ बना दिया ऐसे वायर। अब ये शेप कैसी है वो हमें चेक करना है, पहला सवाल ही इसमें यही पूछा है उसने कि शेप इसकी सर्कुलर है, वो है क्या पूछा है इसने, सबसे जैसे बोला इसका मास नहीं है, इसका मास नहीं है, किसका, ये जो आपके पास वायर है इसका मास नहीं है, अगर मास नहीं है मतलब टेंशन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ये बात सही, पहली बात समझ में आ गई, बिकॉज मास नहीं है तो टेंशन सेम होना चाहिए। अच्छा अगर आप छोटे से एलिमेंट को पकड़ लीजिए dx लेंथ के एलिमेंट को, तो आप इस पे क्या लिखिए, सर dx एलिमेंट है, ऐसे कुछ कर्व dx एलिमेंट है, इस पे एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन ऐसे इधर लग रहा है, क्लियर, ये dx लेंथ का एलिमेंट पकड़ा आपने। अच्छा और नेट यहाँ पे थीटा बीटा एंगल बन रहा होगा, आप थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा मान लीजिए, तो कंपोनेंट कंपोनेंट बैलेंस करें तो क्या लिखे 2t cos थीटा इज इक्वल टू i dx इनटू में 20 तरीके का। अब देखिए मेरी बात सुन, अब अगर तू कोई एलिमेंट ऊपर पर पकड़ेगा, कोई ऊपर जाए कोई एलिमेंट पकड़ेगा उतनी ही लेंथ का, तो उस पे ये वाला फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, सही है ये बात, और यहाँ पे जो 2t है वो भी सेम रहेगा, तो थीटा बदलना नहीं चाहिए, अगर बदल गया तो यार देख ये वाली टर्म तो सेम की सेम रहनी है, बिकॉज लेंथ सेम है, फोर्स IL भी रहेगा आपके पास, और ये टेंशन सेम रहना है बिकॉज मास लेस है, तो थीटा भी नहीं बदल सकता। अगर थीटा नहीं बदल सकता, आप बोल रहे हैं हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बनना चाहिए, मतलब इस तरीके का जो आपके पास एंगल बने चाहिए, एंगल सेम बनने चाहिए, एंगल ऐसे सेम बनना चाहिए, कब होगा, मतलब यहाँ पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो उतना एंगल बनना चाहिए, यहाँ पे बनाएंगे तब भी उतना एंगल बनेगा, ऐसा कब होगा आपके पास में, जब शेप कैसी होगी आपके पास, सर्कुलर शेप होगी, क्लियर। तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहले पूछा लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ वायर विल टेक सर्कुलर आर्क, बिल्कुल सही बात, और पैराबोलिक अगर लेता तो आप फोर्स बैलेंस ही नहीं करवा पाते सेम टेंशन के साथ में, सेम टेंशन के साथ में आप फोर्स बैलेंस तब भी करवा सकते जब कैसी शेप है आपके पास, सर्कुलर है, क्लियर। तो ए सही हो गया, बी गलत हो गया। टेंशन इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात, टेंशन कांस्टेंट है। टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द लोड, नहीं, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर पूछा है ना, टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा यार, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पे एक डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, नेट तो जीरो हो रहा होगा आपके पास, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स तो वायर पे जीरो होगा, इस हिसाब से mg पे डिपेंड कर रहा नहीं है, तो दो ऑप्शन सही होंगे इसमें, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। 8 में अगर आप चलते हैं, इसके नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में आपको पता लगा कि शेप तो थोड़ी सर्कुलर टाइप की बनी, मैं ये नहीं बोल रही पूरा सेमी सर्कल बनेगा, ये सेमी सर्कल ऐसा नहीं है, पर ये कुछ सर्कल कोई आर्क होगा आपके पास में, ठीक है जी। अगर ये आर्क है तो पूछा मैक्सिमम हाइट जहां तक ये लोड लिफ्ट हो सकता है, तो देखिए ये ऐसे कुछ यहाँ पे सेंटर होगा इसका, ये हम एक सर्कल मतलब एक सर्कल का जो आर्क है वो ट्रीट कर लेते हैं, यहाँ पे ये सेंटर होगा इसका, ये सेमी सर्कल नहीं होगा, अगर सेमी सर्कल होगा तो MGF लिफ्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपको टेंशन का कंपोनेंट चाहिएगा ना इसके ऊपर। जैसे मान ले अगर ये सेमी सर्कल ऐसे पूरा सेमी सर्कल बन जाए, ऐसे बन गया, मतलब आधा पार्ट ये आधा पार्ट ये, तो यहाँ पे mg बैलेंस कैसे करेगा, टेंशन तो इधर इधर लग रही होगी, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा ऐसा कोई आर्क होगा आपके पास, ऐसे आर्क, तो उसमें क्या होगा, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, mg बैलेंस होगा, क्लियर। इस वजह सेमी सर्कल नहीं होगा, तो हमने कोई एक जनरल पॉइंट पकड़ लिया और यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है जी। इसकी रेडियस कुछ r मान लेता हूँ, ये वाला एंगल ऐसे कुछ अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा। अब ये वाली लेंथ कितनी बन गई आपके पास, ये बन गई 2r sin अल्फा,
2r साइन अल्फा। तो पहले कितना था, पहले था l, अब कितनी है 2r साइन अल्फा। इतना हाइट तो राइज किया, पहले यह लेंथ कितनी थी आपके पास l थी, अब कितनी है 2r साइन अल्फा। तो ये हाइट हुई जहां तक रेज करा हो। अच्छा अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की है, तो मैंने बोला r इंटू में 2 अल्फा, ये r की लेंथ तो l के बराबर ही होगी, तो यहां से r की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 माइनस, ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये r की लेंथ r इंटू में 2 अल्फा किसके बराबर होगा, ये तो l लेंथ थी, तो मैंने लिखा r इंटू में 2 अल्फा इज इक्वल टू l। तो आपने यहां से 2r की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया l बाय अल्फा इंटू में साइन अल्फा। अब ये वाली आ गई l ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा बाय अल्फा। अब भाई साहब आपको क्या करना है, इससे पूछा मैक्सिमम कितना रेज करेगा। मैक्सिमम रेज करने के लिए इसकी वैल्यू क्या करना है, मिनिमम करना है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है आपके पास, इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है l ब्रैकेट 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब अल्फा पाई बाय 2 होगा आपके पास, तो कितना बचेगा 2 बाई पाई। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम हाइट बाय विच रोड कैन बी शिफ्टेड इज l ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई पाई। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब हम सी और डी ऑप्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमने एक साइड का आर्क बना दिया ना, दोनों साइड का नहीं बनाता है, कंफ्यूज ना, एक साइड का आर्क बना दिया। तो ऐसे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे आपके पास में, ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, तो ये वाला अल्फा टेंजेंट इस तरफ, टेंजेंट डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, सही है ये बात, इतना हमने बना दिया। अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंशन फोर्स आपके पास, तो क्या किया जाए भाई, इस डायरेक्शन में नेट लगने वाला फोर्स कितना हो गया आपके पास 2t इतने पार्ट के ऊपर, दैट इज 2t, दिस विल बी कोस, दिस इज साइन अल्फा, 2t साइन अल्फा, ये डायरेक्शन फोर्स आ गया। ये किसके बराबर आएगा, I इंटू में ये वाली लेंथ, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स को अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकालना हो तो आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो I L की वैल्यू कितनी बनेगी 2r साइन अल्फा इंटू में b, ये सही है यहाँ तक। तो 2 से 2 साफ हो गया। अब भाई साहब रेडियस को लिखा जाए, तो रेडियस किसके बराबर था, r इंटू में 2 अल्फा इज इक्वल टू l, तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों l बाई 2 अल्फा। तो यहाँ पे बना t साइन अल्फा, ये साइन अल्फा भी कट रहा है ना, इसको काट दो। तो यहाँ पे क्या बना t इज इक्वल टू i l b डिवाइड बाई 2 अल्फा। ये एक्सप्रेशन एक नंबर एक्सप्रेशन बनेगा। दूसरा एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, यहाँ पे टेंशन लगा था ऐसे इस तरफ, यहाँ पे टेंशन ऐसे इस तरफ लग रहा है ना, सिमिलरली इधर वाले पे भी इधर लग रहा होगा। ये एंगल देख लेते हैं, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हुआ, तो आपने क्या बोला 2t, और ये क्या हो गया आपके पास 2t कोस अल्फा, एक इसकी वजह से इधर वाले की वजह से। किसको बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों, mg को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां से t की वैल्यू निकाली तो कितनी है mg बाई 2 अल्फा। mg बाई 2 अल्फा किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, यहां से t की वैल्यू लिखी है mg बाई 2 अल्फा, वन सी ILB डिवाइड बाई mg बाई कोस अल्फा, सॉरी mg बाई 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू ILB बाई 2 अल्फा। ये साफ हो गया आपके पास। तो यहां से कोस अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू है mg डिवाइड बाई ILB। अब आप I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू आपके पास mg, थर्ड ऑप्शन में mg पाई बाई रूट 2 LB। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास में कोस अल्फा बाई अल्फा की जो वैल्यू आएगी, कोस अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू वो आ जाएगी, आई नीचे है ना आपके पास में, आई नीचे है, ठीक है, ये 3 रूट 2 बाई पाई है, क्लियर। और अगर आप सी ऑप्शन में देखें लिफ्ट इतना हुआ है, तो लिफ्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू, लिफ्ट में ऐसे आया था ना एक्सप्रेशन एल ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू इसमें लिखी है 3 बाई पाई। अगर ये 3 बाई पाई है साइन अल्फा बाई अल्फा किया, अब ये कब आ रहा है, ये आ रहा है जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, चेक कर ले। साइन अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दे, कितना आएगा साइन अल्फा 1/2, और अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, पाई बाई 6, 3 बाई पाई आ रहा है ना। तो ये जिसका आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है 3 बाई पाई, मतलब साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू 3 बाई पाई तब आएगी जब अल्फा 60 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पे ये मैच कर रहा है क्या, cos 30 कितना हुआ √3/2, अल्फा की वैल्यू कितनी पाई बाई 6, कितना है तेरे पास 3√3 पाई आना चाहिए था, 3√3 बाई पाई, पर ऐसा नहीं है, इस वजह से सी ऑप्शन मैच कर रहा नहीं है, तो डी भी नहीं मैच कर रहा, क्लियर। तो ये प्रोसीजर था आपके पास में, सवाल अच्छा था, एक बार आप ढंग से वापस देख लीजिएगा। इस प्रॉब्लम में हम 39 में हैं। 39 में ये सर्किट बनाया हुआ है आपके पास, ये कैपेसिटर वगैरह सब ये था। इनिशियली ये स्विच क्लोज था और स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, फाइन। तो इससे बोला कि ये वोल्टमीटर आइडियल है। आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, उससे कोई करंट पास होता नहीं है।
तो आपसे बोला गया कि आइडियल वोल्टमीटर है आपके पास, तो कुछ कुछ बातें इसने पूछी है। उन बातों में एक बात ये पूछी है कि इसने कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ पूछी कि वोल्टमीटर रीडिंग कितनी कितनी है, तो हम उसे थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए स्टेडी स्टेट अगर अचीव हो चुकी है, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये ओपन हो गया, इसको ऐसे यहाँ से ओपन कर देते हैं एक बार ना, ये ओपन हो गया, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है जी। और ये वोल्टमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज वोल्टमीटर तो आइडियल है आपके पास। तो करंट कितना जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा, ये रास्ता बंद है, यहाँ जा नहीं सकता, ये रास्ता लेके यहाँ पे नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जाएगा तो वापस कैसे आएगा, तो ये रास्ता फॉलो करेगा, ये रास्ता। और अगर आप स्ट्रेट स्टेट की बात करेंगे तो ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, इंडक्टर ऐसे सीधी स्ट्रेट वायर बन जाएगा। तो करंट कितना आएगा सर्किट में, करंट आएगा आपके पास में E/R, और वो कहां से पास होगा, सिर्फ यहां से पास होगा, फाइन। अच्छा, अब आपसे बोला कि वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, ठीक है जी, वोल्टमीटर रीडिंग देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया आपने, E मान लिया, तो यहाँ पे भी E, बिकॉज ये तो कोई EMF नहीं शो कर रहा है, बिकॉज स्टेडी स्टेट अचीव हो गया आपने। अच्छा, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी कितना, जीरो। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी E होगा, बिकॉज इससे कोई करंट जा रहा नहीं है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस E, तो क्या आंसर ए ऑप्शन सही हो गया। फिर इसने बोला जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच। अब भाई साहब नया केस करते हैं, स्विच को ओपन करना है वापस, तो सारे वैसे बना दे जैसे थे, हमने देखा क्या क्या है, ठीक है। अब ये सब चीजें वापस शुरू करते हैं। तो अभी ये कैपेसिटर था, ऐसा ये आपने बना दिया यहाँ पे, और अब आपने स्विच को ओपन कर दिया। स्विच को ओपन कर दिया तो क्या होगा, इंडक्टर से जो करंट जा रहा था वो करंट सडनली बदलेगा नहीं। तो इससे पहले कितना करंट जा रहा था, E/R, और इससे भी कितना जा रहा था, ऐसे जा रहा था इससे, और इससे ऐसे जा रहा था कितना, E/R। क्लियर। तो ये दो सर्किट बन गए, एक ऐसा बन गया, ये वाला सर्किट बन गया, और एक ये वाला सर्किट बन गया। इसका मतलब सुनना, ये करंट सिर्फ ऐसे ही फ्लो करेगा और ये वाला सिर्फ ऐसे ही फ्लो करेगा, बिकॉज अगर ऐसा हुआ ना आपके पास में, इसमें से कुछ करंट, देख यहां से अगर ये करंट कुछ आई आता, यहाँ पे कुछ आई आता और कुछ पार्ट इधर चला जाता, तो इसमें वापस तो नहीं आ पाएगा ना, बिकॉज यहां से तो करंट आ ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सर्किट तो यहां से तो कोई करंट आ ही नहीं सकता। तो इससे अगर कुछ 5 एम्पियर आ रहा है, मान ले 5 एम्पियर, और अगर यहाँ पे कुछ 2 एम्पियर चला गया तो इधर फिर वापस 3 एम्पियर आएगा, ये तो संभव ही नहीं है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 5। मेरी बात, करंट तो ये है ना, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे जितना करंट होगा उतना करंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इस वजह से ये सर्किट अपने आप में डिफरेंट होगा और ये सर्किट अपने आप में डिफरेंट होगा। अब भाई साहब आप क्या करो, चल के आपसे क्या पूछा गया, इसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप पूछा ना, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कुछ x मान लेते हैं, यहाँ का x मानेगा तो यहाँ का कितना आएगा तेरे पास, यहाँ का आएगा x माइनस E, फाइन। इसका कितना आएगा, यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे कितना आएगा तेरे पास, दिस विल बी x माइन, क्योंकि इसमें ड्रॉप कितना है, मतलब IR आएगा ना, कितना आएगा तेरे पास 3E ड्रॉप आएगा, तो कितना आएगा x माइनस 3। क्लियर। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2E। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो रहा है बिकॉज ये वाला हायर पोटेंशियल है, वो मतलब ये माइनस, क्योंकि ये वाला आपके पास अब क्या हायर बन रहा है और ये वाला लोअर बन रहा है, इस वजह से माइनस लिखा है, -2E, ठीक है। लॉन्ग टाइम आफ्टर ऑपरेशन, अगर लंबे टाइम तो छोड़ देंगे सब करंट जीरो बन जाएगा, सब करंट जीरो बन जाएगा, तो यहाँ से भी कोई करंट नहीं, यहाँ से भी कोई करंट नहीं, बिकॉज सारा जो करंट जा रहा है वो इसमें कभी स्टोर होगा, कभी इसमें स्टोर होगा, इससे लॉस हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा ना आपके पास में। तो एट द एंड करंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी, बिकॉज सारी एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि अगर एनर्जी करंट होगा तो हाफ एनर्जी को एनर्जी बचेगी। तो अगर आप लॉन्ग एक लंबे टाइम बाद में देखेंगे तो सारी करंट मतलब सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो इस सर्किट में भी कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई देगा, जीरो, तो वो गलत है। और डी बोल रहा है इस जीरो एट एनी मोमेंट, नहीं एनी मोमेंट पे जीरो नहीं होगा, जो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद में वो जीरो होगा। तो इसमें आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो अब आपसे बोला गया कि 14 नंबर प्रॉब्लम में कुछ एनर्जी लॉस की बात की है। तो स्टडी स्टेट पे हमें पता था कि इससे जो करंट जा रहा था वो E/R जा रहा था, इससे जो करंट जा रहा था वो आपके पास E/R जा रहा था, ठीक। ये दोनों करंट्स की वैल्यू हमने लिखनी है। स्विच को आपने ओपन कर दिया तो ये अपने आप में एक सर्किट बन गया और ये अपने आप में एक सर्किट बन गया, ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी का लॉस होगा। तो यार एक बात समझिए कि जैसे हम इस वाले कैपेसिटर, पहले हम देखते हैं इंडक्टर में यहाँ पे कितनी एनर्जी थी। फर्स्ट सर्किट को सर्किट 1 नाम दे देते हैं। सर्किट 1 कौन से वाला है आपके पास में, जो लेफ्ट साइड में आपके पास सर्किट है, उसमें अगर आप एनर्जी देखें, एक तो है हाफ Li², एक उसके ऊपर जो चार्ज हुआ Q²/2C। अगर फिर आप सर्किट ये लेफ्ट हो गया आपके पास, फिर राइट सर्किट में देखेंगे तब देखेंगे तो एनर्जी एक हाफ Li² प्लस अगेन उसमें भी Q²/2C। तो भाई साहब हमें चार्ज भी निकालना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे निकाला जाएगा,
अब देख, जब ये स्विच बंद था, जब ये स्विच बंद था आपके पास, तो इस कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना था वो चेक कर लेते। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान ले 0, तो यहाँ का भी कितना 0, बिकॉज ये तो स्टेडी स्टेट में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे भी 0, तो इसके अक्रॉस तो इस पे क्यों 0 ही था स्टेडी स्टेट में। जब आपने सर्किट को ओपन किया ना, उसे जस्ट पहले इस पे चार्ज 0 था। क्यों? यहाँ से यहाँ पे ये तो इंडक्टर था, कोई ड्रॉप नहीं आया, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा था, तो 0 आ गया। इस पे चार्ज, इस पे चार्ज आया। चेक कर लीजिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना ई, तो इस पे कितना चार्ज था, सी चार्ज था। क्लियर? तो जब आपने सर्किट को ओपन किया ना, जब इस वाले कैपेसिटर पे 0 चार्ज था, इस वाले कैपेसिटर पे सी चार्ज था, तो आप इसकी एनर्जी लिख लीजिए। लेफ्ट सर्किट की एनर्जी होगी हाफ एल, आई की जगह था ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब आपके पास में R1 रेजिस्टेंस से जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा, इतना होगा आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आप चलिए इस लेफ्ट वाले सर्किट से अगर आप राइट वाले सर्किट से बात करेंगे, तो हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू सेम की सेम, हाफ एल ई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दो क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये साफ हो गया आपके पास। तो इतनी एनर्जी जो कि है हाफ एल ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बाई 2, भाई साहब इतनी एनर्जी किससे लॉस हो गई आपके पास? R2 से लॉस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट हो गया। थैंक यू। ये पेपर खत्म होता है। पेपर का लेवल ठीक था। आई होप अगर आपसे कुछ सवाल नहीं हुए होंगे, फिर भी आप सवाल देख लीजिएगा, सवाल इसमें अच्छे हैं।